नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 30 सच पत्र पर। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत कुमार। आज चर्चा बिहार के उस विधानसभा सीट की जिस पर उपचुनाव जो हो रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक दिलचस्पी पैदा कर रहा है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। आज मतदान पूरा हो गया और करीब 34.16% वोटिंग दर्ज की गई है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। मुकाबले में 26 उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता पर है। इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी प्रशांत किशोर है। वर्षों तक दूसरे नेताओं और पार्टियों की चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके पहली बार खुद उम्मीदवार बनकर ईवीएम की परीक्षा दे रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव जिताने की रणनीति और खुद चुनाव जीतने की राजनीति दो अलग चीजें हैं या एक ही हैं? और मतदान से ठीक पहले विवाद भी हुआ है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उनके 16 से ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इसके पीछे भाजपा का दबाव उन्होंने बताया है। पुलिस अधिकारियों की ओर से इस पर कोई बयान अब तक नहीं आया है, इसलिए इसे पीके के आरोप को जो है फिलहाल आरोप की तरह ही देखा जाना चाहिए। और इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए और बातचीत करने के लिए और साथ में बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो बाईपोल के वोटिंग्स हुई हैं उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार निखिल अनुराग। निखिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विश्वजीत जी। चर्चा शुरुआत हम लोग निखिल जी सबसे पहले आज के मतदान से ही करते हैं, क्योंकि करीब 34.16% वोटिंग हुई है और चुनाव से पहले जिस तरह पीके ने माहौल बनाया था, क्या आपको मतदान प्रतिशत में उसकी कोई झलक दिखाई देती है, या कम मतदान भाजपा के जो पहले से स्थापित वोट बैंक है और संगठन है उसको फायदा पहुंचा सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मतदान जो हुआ है बांकीपुर विधानसभा में 34% के आसपास हुआ है, जो बिल्कुल बहुत कम है। पिछले बार भी अगर देखा जाए तो 41% मतदान हुआ था। इस बार ऐसा माना जा रहा था, जिस तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में थे, प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से भाजपा के 40 स्टार प्रचारक जुटे हुए थे। अंत में आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी रोड शो किया था, लगातार 2 दिनों तक रोड शो किया। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार वोट परसेंट कम से कम 45-50%, 50% तक तो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन बांकीपुर की जनता ने एक बार फिर से नाराज किया है पूरे बिहार के लोगों को, क्योंकि बिहार के लोगों को बांकीपुर पर नजर थी। तो बांकीपुर की जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा शिक्षित है। ऐसे में अगर 34% तक मतदान रुकता है तो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र की पहचान उसकी मजबूती से होती है और वोटिंग परसेंट किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होता है। लेकिन बांकीपुर की जब पढ़ी लिखी जनता ने इस बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी बहुत कम निभा रहे हैं और 34% पे आके फिर से रुके हैं, जो अब तक का सबसे खराब रिकॉर्ड है। इससे यह साबित होता है कि अभी भी बांकीपुर की जनता डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती है और अपने वोट के अधिकारों को अच्छे तरीके से वे समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। तो मतलब बात तो ठीक है कि डेमोक्रेसी को लेकर जो आपकी बातें हैं वो बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि ज़्यादा वोट प्रतिशत आने का मतलब है कि जो चुनाव हो रहा है किसी प्रतिनिधि का वो सही हो रहा है, या फिर मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसा चाहता है कि ऐसा हो। नहीं तो फिर समीकरण बदल जाते हैं, जो पहले विकास के मुद्दे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो मतलब जाति के मुद्दे हैं या फिर किसी और तरह का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा है, वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। सही बात भी है। लेकिन क्या इस वोट प्रतिशत के घटने से भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी होगी या उसको कोई फायदा पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ भाजपा को नुकसान ही मुझे लग रहा है। अगर वोट परसेंट इतना कम होता है तो भाजपा को नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाजपा का वोटर एलिट क्लास का है और ऐसा देखा जा रहा है कि जो एलिट क्लास है वही वोट देने नहीं निकले हैं। तो ऐसे में भाजपा का जो वोट परसेंट था, पिछले बार 41% वोट हुआ है, इस बार 34% वोट हुआ है। जो 7% का जो गैप है, इस पर सबसे बड़ा डेंट अगर किसी को पहुंचेगा तो भाजपा में पहुंचने वाला है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, सभी लोगों से जाकर के मिल रहे थे, तो ऐसे में अगर लोग बदलाव के लिए वोट किए हैं तो वे लोग वोट करने बाहर गए हैं जो लोग बदलाव के लिए तत्पर थे। जिनको बदलाव से कोई मतलब नहीं था वो वोट नहीं किए हैं।
तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग बदलाव चाहते थे वे लोग वोट करने घर से निकले हैं, और ऐसे में जो स्थिरता चाहते थे, जो कांस्टेंट थे, वे वोटिंग के लिए नहीं गए हैं। तो ऐसे में डेट पहुंचने की बहुत प्रबल संभावना है। हम्म, बिल्कुल 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 सही बात है। चीजें वक्त के साथ मतलब जिस तरह से वोटिंग हुई है, हो सकता है कि ये भाजपा के लिए स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो, लेकिन थोड़ा सीट पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस सीट को समझने के लिए मुझे लगता है कि आपको इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। 2020 में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस समय नितिन नवीन को तकरीबन 83,068 वोट उनको मिले थे, यानी कि 59.56%, यानी कि 60% के आसपास उनको टोटल वोट का मिला था उनको, जबकि कांग्रेस के लव सिन्हा चुनावी मैदान में वहां पर थे, जिन्हें 44,000 के आसपास वोट मिला। और 2025 की बात अगर हम लोग करते हैं, तो जो भाजपा का प्रदर्शन था और मजबूत हुआ था, नितिन नवीन को 98,000 तक के करीब वोट उनको मिला था, और यानी कि 63% के आसपास उनको वोट मिला। वहीं राजद की जो रेखा कुमारी है, उनको 46,000 के आसपास वोट मिला, और जनसुराज से वंदना कुमारी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें तकरीबन 7,500 यानी कि 7,700 के आसपास उनको वोट मिला था। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि मतलब कि पीके ऐसी सीट चुनते हैं जहां पिछले चुनाव में उनकी पार्टी करीब 5% पर थी और भाजपा 63% पर से ऊपर था। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बांकीपुर चुनना पीके का एक बहुत बड़ा राजनीतिक जुआ है, या फिर एक ऐसा सीट चुन लेना जहां पर उनका वोट ही नहीं है और मैदान में उतर गए हैं कि भाई पार्टी के हेड हैं तो जीत जाएंगे? बिल्कुल, ये भाजपा की परंपरागत सीट रही है। जब 2008 में परिसीमन हुआ तब राखीपुर बनी, उसके पहले ये पटना पश्चिमी कहा जाता था। यहाँ 1990 से ही भाजपा जीतती आ रही है। 90 से नितिन नवीन जी के पिता नवीन किशोर सिन्हा जी थे, वे भाजपा से पटना पश्चिमी जो विधानसभा सीट था उससे जीतते आए थे। 2005 का विधानसभा भी जीते थे, लेकिन 2006 में आप सब जानते ही हैं कि 6 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद नितिन नवीन 2006 में बाई इलेक्शन में ही जीते थे। 2008 के बाद ये परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट बना, और उसके बाद लगातार बांकीपुर से नितिन नवीन अभी तक जीतते आए। ऐसा माना जाता है और देखने को भी मिलता है कि अब परंपरागत रूप से भाजपा का सीट है, और भाजपा यहाँ हमेशा 50% से ऊपर वोट परसेंट लाई है। यहाँ जब नवीन किशोर सिन्हा की डेथ के बाद पहली बार नितिन नवीन चुनाव लड़े थे 2006 में, उस समय 80% तक भाजपा वोट मिला था। इस बार 63% मिला था। पिछले बार 2020 की बात करें तो लव सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं, बहुत बड़ा नाम, उनका वो आईएनसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े थे, लेकिन वो भी कायस्थ समुदाय से हैं, और नितिन नवीन भी कायस्थ समुदाय से हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कायस्थ समुदाय की बहुलता होने के बावजूद भाजपा के प्रति उस समुदाय के जो समर्पण है और भाजपा के यहाँ जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंस नहीं लगा पाया। तो उस समय भी जो सामने शत्रुघ्न सिन्हा का पुत्र होते हुए भी 60% वोट नितिन नवीन लाए थे। इस सीट पे प्रशांत किशोर आए हैं, ना उनकी जात की जमात है ना ट्रेडिशनल वोट है। ऐसे में डेंट जो पहुंचा रहे हैं, ऐसा अभी तक ओपिनियन पोल माफ कीजिएगा जो एग्जिट पोल आया है, 3 एग्जिट पोल अभी हम देख चुके हैं। तीनों एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को एज दिखा रहा है। एक एग्जिट पोल ने तो 49 से 53% तक प्रशांत किशोर की वोट शेयरिंग दिखा दिया है। एक 39 से 40%, यानी कि जो तीन में सभी ने 40 से ऊपर ही दिखाया है। ऐसे में वो एज लेते हुए दिख रहे हैं। तो क्या सवाल यही है, अगर प्रशांत किशोर इस एग्जिट पोल में जीत रहे हैं और एग्जैक्ट में भी जीत जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाजपा का जो कोर वोट है वो छिटक रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये बांकीपुर एक ऐसा कहा जाता है कि परंपरागत सीट है। भाजपा यहाँ 30 सालों से कभी हारी नहीं है, 35 सालों से। और यहाँ अगर नितिन नवीन की सीट हार जाती है या फिर बराबर का भी टक्कर आता है, प्रशांत किशोर अच्छा टक्कर भी दे देते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा भाजपा के लिए, और ये भाजपा की हार ही होगी। भाजपा जीत कर भी हार जाएगी और प्रशांत किशोर हार कर भी जीत जाते हैं। अगर थोड़े बहुत वोट से अगर प्रशांत किशोर हारते भी हैं तो प्रशांत किशोर की जीत ही होगी। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो बात हम करते हैं, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, क्योंकि हम सब उसको बहुत करीब से हम लोग देख रहे थे, तो उस समय जो पूरी पार्टी प्रशांत किशोर की है वो तकरीबन 5% वोट के आसपास सिमट कर रह गई थी।
आपको याद होगा। तो अब फर्क यह है कि उम्मीदवार खुद प्रशांत किशोर हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार उन्होंने शायद ठीक ही डिसीजन लिया था कि वो खुद मैदान में नहीं उतरे थे, नहीं तो बदनामी और होती अलग से। और वो एक ऐसे सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हार भी जाते हैं तो ऐसा मान के चला जाएगा कि बहुत सारे समीकरणों को देखते हुए वो हार गए हैं, क्योंकि भाजपा का वो गढ़ रहा है। अब जैसे कि चर्चा कर रहे थे उसके इतिहास की, नितिन नवीन जी के पिताजी की बात कर रहे थे, जो उनका 1990 के आसपास वो यहाँ पर जीत कर आए थे, और जो रामानंद यादव थे 1990 के आसपास, उनको हराए थे। और रामानंद यादव का कहा जाता था कि वो जनता दल का गढ़ हुआ करता था बाकी पूरा, उसको हराकर उसके बाद उस सीट पर कोई भी जो है विपक्षी पार्टी अपना मतलब बहुमत नहीं बना पाया है। तो क्या हम लोग जो जनसुराज बनाम भाजपा का जो व्यक्तिगत मतलब पीके का जो व्यक्तिगत लोकप्रियता है बनाम भाजपा का संगठन है, ये इन दोनों की लड़ाई मानी जाए, या ये मानी जाए कि बदलाव की घड़ी आ गई है, ऐसा माना जाए इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर भाजपा यहाँ हारती है तो बदलाव की घड़ी ही कहा जा सकता है विस्तृत जी, क्योंकि प्रशांत किशोर को यहाँ से जीतना एक जातिवाद और एक जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसके खिलाफ वोट होगा। ऐसा माना जाता है कि बिहार के लोग जातिवाद, जाति पे वोट करते हैं, एक ट्रेडिशन पे वोट करते हैं। तो अगर ये चुनाव में प्रशांत किशोर अच्छा खासा वोट लाते हैं और वो जीत जाते हैं तो एक संदेश होगा पूरे देश को, पूरे भारत को, कि बिहार में इस बार जात के नाम पर वोट नहीं किया है। बिहार जात पात से ऊपर उठ करके एक विकास के लिए वोट किया है और एक अलग ऑप्शन के लिए वोट किया है। क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले 3-4 साल से तो जो पदयात्रा निकाले हुए हैं, उनका उनका मुद्दा आप देखे होंगे, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जज कर रहे होंगे, तो उनका एक मुद्दा है कि आप जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट करें, आप अपने बच्चों के लिए वोट करें, आप विकास के लिए वोट करें, आप इंडस्ट्री के लिए वोट करें, आप मजदूर ना बने, अपने घर में किसी बाहरी राज्य में ना जा करके वहाँ लात जूता खा करके वहाँ पिटाई ना सह करके अपने स्टेट में अपने यहाँ इंडस्ट्री लाए और यहीं पे काम करें। उनका मुद्दा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में अगर बांकीपुर जीत जाते हैं तो पूरे देश को समझाया जाता है कि बिहार अब अपने ट्रेडिशनल वोटिंग से अलग हट करके एक अलग राह अपना रहा है और एक अलग लकीर खींच रहा है। बिल्कुल, हम लोग जीतने के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हारने के बारे में भी बात कर ही लेनी चाहिए। ये भी जरूरी है, क्योंकि जीत और हार एक अप्रत्याशित चीज है जिसे हम तय नहीं कर सकते जब तक उसका रिजल्ट नहीं आए, लेकिन चर्चा उस पर कर सकते हैं। ये शायद चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने वर्षों तक मतलब खुद की एक छवि बनाई है कि चुनावी रणनीति और मतदाता की जो मनोविज्ञान को वो बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। आप 2025 में जो पार्टी को सीट नहीं मिली और यदि खुद भी अपना पहला चुनाव हार जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी एक सफल चुनावी रणनीतिकार की जो है, जो छवि है, उस पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो उन्होंने बहुत बार बोला है अपने मन से कि अब हम राजनीतिकार नहीं हैं, अब हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। लेकिन छवि तो उनकी जाती नहीं है। लोगों के नज़र में तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी करता ही है। ऐसे में अगर वो चुनाव हार जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव हारेंगे भी तो उनकी सीट, उनकी वोट परसेंट अच्छी खासी आएगी। 30%, 35% वोट आ जाता है तो उनकी जीत होगी, उनकी स्ट्रेटेजी की जीत होगी। जिस तरीके से उन्होंने आपने देखा, आपने जिक्र भी किया है कि वंदना कुमारी जो 2025 में जो नवंबर विधानसभा हुआ था उसमें 7700 के आसपास वोट लाए थे और 5% के आसपास वोट लाए थे। ऐसे में 5% से अगर 25% भी वोट लाते हैं, मान लीजिए प्रशांत किशोर, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी की ही जीत होगी। तो ऐसे में पूरे देश में अगर हारने के बाद भी एक चर्चा का विषय बन जाएगा कि बांकीपुर में अच्छा टक्कर देना, अगर प्रशांत किशोर अच्छा टक्कर दे पा रहे हैं तो एक विकल्प साबित होगा, एक पूरे बिहार को भी लगेगा कि हाँ ये आदमी अच्छा विकल्प है बीजेपी का, ये आदमी अच्छा विकल्प है विपक्ष का। इसलिए ये मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि प्रशांत किशोर की हार में भी उनकी जीत होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन मुझे लगता है कि इस हार को दो तरह से देखने की जरूरत है निखिल जी। अगर पीके बहुत कम अंतर से हारते हैं तो कहानी अलग होगी, लेकिन अगर भाजपा बड़ी अंतर से जीतती है तो क्या जनसुराज के सामने सवाल होगा कि 3-4 साल की पदयात्रा, संगठन और अभियान पर जो आखिर वोट में वो क्यों नहीं बदल पाए, क्या दिक्कत आ गई, आखिर का कमी क्या कहाँ रह जा रही है प्रशांत किशोर से? इस मुद्दे पर भी चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी हमें लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रशांत किशोर पर सवाल उठेंगे ही और उठे भी हैं। नवंबर चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के ऊपर सवाल उठे हैं कि आप इतने बड़े-बड़े जनता के बीच में जाकर बात कर रहे थे। जनता आपको सुन भी रही थी, भारी संख्या में भीड़ भी आ रही थी, लेकिन वोट परसेंट 4%, 5% के आसपास ही आपका वोट आया। तो सवाल तो उठ रहे थे और सवाल उठना लाज़मी भी है और इस बार भी सवाल उठेंगे। लेकिन मैं भी बांकीपुर में हूँ विश्वजीत जी, मैं भी यही देख रहा हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आएगी इस बार प्रशांत किशोर के लिए कि लोग उनको उन पर सवाल खड़ा करें। नौबत ये आएगी कि इस बार अगर मान लें कि अगर वो हार भी जाते हैं, तो वे जनता के केंद्र में रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहने वाला है इस बार, क्योंकि जो रेखा गुप्ता को बहुत कम वोट पड़े हैं। मेरा भी इंटरनल सूत्र जिस तरीके से मेरे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्त हैं, मैं उनसे आज शाम बात कर रहा था पत्रकार साथियों के साथ, तो वो बता रहे थे कि भारी संख्या में एक मुक्त होकर के जनसुराज को वोट गया है उस एरिया में, जिस एरिया में आरजेडी का मतलब वोट बैंक हुआ करता था, खास करके मुस्लिम इलाके में 60 से 65% मुसलमानों ने इस बार वोट किया जनसुराज को। एक और बड़ा नंबर है। एग्जिट पोल भी ऐसा नहीं मान रहा है, एग्जिट पोल और ज्यादा मान रहा है, मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ। और खास करके सिर्फ कायस्थों को छोड़ दिया जाए, ऐसा इंटरनल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कायस्थों को छोड़ दिया जाए तो सभी जातियों ने वोट किया है प्रशांत किशोर को। कायस्थ का भी 2-4% वोट मिला हो, लेकिन मेजोरिटी कायस्थ का तो भाजपा को गया है। लेकिन कायस्थों को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सभी जातियों का 20-25-30% वोट प्रशांत किशोर को मिला है। इसलिए प्रशांत किशोर कई टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे। कड़ी तक खैर प्रशांत किशोर चूंकि उन्हें हल्के में लेना बहुत, हम लोग हल्के में अगर ले रहे हैं तो बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हैं इस बात को, क्योंकि प्रशांत किशोर हम सब से मुझे लगता है कि राजनीति को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव से लेकर अभी जो विजय जो साउथ में जीते हैं वहां तक हम लोग अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में उनकी रणनीति सफल ही रही है। बंगाल अभी जो चुनाव हुए उसको छोड़ दिया जाए तो, लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी जो चुनाव हुए हैं बांकीपुर में, हमें लगता है कि एक तरह से फ्लोर टेस्ट है 2030 के विधानसभा चुनाव का भी। और प्रशांत किशोर के लिए भी चिंतन और चिंता का विषय जरूर होगा ये कि अगर हम इस चुनाव हमारे हाथ से चुनाव निकल जाता है तो वो किस तरह से लोगों का भरोसा जीतेंगे। एक विधानसभा में अगर वो नहीं जीत पाए, पूरा जी जान लगाकर, अपनी पूरी संपत्ति साथियों को लगाकर, और साथ में जो एक गढ़ था, क्योंकि होता क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जहां कोई 15 साल 10 साल रह ले तो वो अपने आप बनने लगता है। तो क्या उस फैक्टर को वो जिंदा कर पाए, लोगों के बीच में पहुंचा पाए, इस पर प्रशांत किशोर का रुख तो हमें जानना ही पड़ेगा। साथ में जो मैं कह रहा था कि 2030 का एक फ्लोर टेस्ट है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, यह एक अग्नि परीक्षा है सभी पार्टियों के लिए। मैं सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए बोल रहा हूँ, मैं सम्राट चौधरी के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं तेजस्वी यादव जी के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सम्राट चौधरी का भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये जो आंदोलन हुए हैं पिछले कुछ दिनों पहले, ऐसे में भाजपा सरकार के लिए भी फ्लोर टेस्ट है। यहाँ ही नहीं, प्रशांत किशोर में ही, और गुजरात में भी बाई इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में भी बाई इलेक्शन है। थोड़ा सा मैं मध्य प्रदेश को जोड़ दूं तो दतिया में जो आज इलेक्शन हुआ है वहाँ देखें कितना बड़ा वोटिंग परसेंट हुआ है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आंदोलन के बाद एक पहला चुनाव है, पहला बाई इलेक्शन है, तो ये भाजपा सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है और सम्राट चौधरी सरकार के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जगह पे अपना सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जनता, ऐसा कहा जा रहा था कि जनता नाखुश है, तो उसका भी एक फ्लोर टेस्ट है। साथ ही साथ आरजेडी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनाव है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो एक विपक्षी पार्टी में भी एक खलबली आएगी और प्रशांत किशोर एंड पहुंचाएंगे आरजेडी को।
और वो विपक्ष का जो मुद्दा है, विधानसभा में जो मुद्दा है, वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो जनता की और मीडिया का भी नजर तेजस्वी यादव से हट करके प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में सबके लिए है, और प्रशांत किशोर के लिए तो है ही है करोड़ मरोड़ की स्थिति। अगर इस बार हार जाते हैं तो उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह ये आप जानते ही हैं कि ये इलेक्शन है, क्योंकि अगर हार जाते हैं तो जनता सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी, और उनके पार्टी के लोग भी सवाल पूछेंगे, जिस तरीके से पार्टी के लोग भी उन पर विश्वास किए हैं। तो ऐसे में सबके लिए अग्नि परीक्षा है, प्रधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चुनाव बहुत ज़रूरी है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की भी बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्ष में है और एक मजबूत विपक्ष है, भले ही 25 सीटें उनके पास है, लेकिन फिर भी विपक्ष में तो हैं वो। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लगातार इस चुनाव में प्रचार कर रहे थे, तो एक तरह से मतलब चूंकि एक लंबा 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया और मतलब एक ही विधानसभा सीट में चाहे भाजपा के 40 से ज़्यादा जो लोग उतरे, स्टार प्रचारक जो अलग अलग जाति को टारगेट कर रहे थे, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, अलग अलग तरह के जो है दुकानदारों से मिल रहे थे। मैं वो वीडियोस फोटोज देख रहा था किस तरह से वो मुलाकात कर रहे हैं, किस एरिया में वो जा रहे हैं, कौन से नेता किस एरिया में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को देख देख कर दूसरे पार्टियों ने भी सीख ही लिया है, खासकर आरजेडी या फिर दूसरी पार्टियां जो है छोटी पार्टियां, उन्होंने सीख ही लिया है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्योंकि जब 25 का चुनाव चल रहा था, हम सब इसको बहुत ही करीब नज़दीक से देख रहे थे, तो जो जो एक्टिविटी प्रशांत किशोर कर रहे थे, शायद उसकी नकल करने की कोशिश तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। नकल कहें ना कहें, लेकिन समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये उन सब के लिए टेस्ट है। और अगर विधानसभा में पहुंचते हैं ये प्रशांत किशोर, तो माहौल बिल्कुल अलग होगा, लोग असली मुद्दे पर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि राजनीति की रूपरेखा चेंज होनी चाहिए। ट्रेडिशनल राजनीति से हट करके जनता को एक मोटिव होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वोट दे तो उसको सवाल पूछने का भी हक हो कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। अगर वो ईवीएम पे बटन दबाए तो यह सोचकर दबाए कि हम ये बटन क्यों दबा रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। बिल्कुल। सिर्फ परंपरागत रूप से अपना वोट दे देना किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ना तो जनता के लिए सही है, ना उसके बच्चों के भविष्य के लिए सही है। तो अगर एक अलग रूपरेखा तय किया जा रहा है डेमोक्रेसी का, विकास का और वोटिंग का, तो बिल्कुल सही है। ऐसे में हम सबको सराहना करना चाहिए। अगर एक नया ऑप्शन आ रहा है और या फिर एक नया ट्रेंड आ रहा है इलेक्शन का, तो हम सब के लिए सही है, हमारे भविष्य के लिए सही है, हमारे बिहार के लिए सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा चर्चा हमको भाजपा के प्रतिष्ठा को लेकर तो चर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि यह उपचुनाव जो हो रहा है ये नितिन नवीन के सीट को छोड़ने के बाद हुआ है। और भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, कहा कि पारिवारिक कारण से वापस ले रहे हैं, और चुनाव से हटने की उन्होंने घोषणा कर दी। इसके बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। जनसुराज ने अभिषेक के पिता की चारा घोटाले मामले में जो दोष सिद्धि का मुद्दा बनाकर उसको घसीटने की कोशिश की। तो सवाल यह कि क्या भाजपा के लिए बांकीपुर बचाना मतलब ये कितना जरूरी है? अगर इतनी मजबूत घर में पार्टी पीके से हारती है, तो क्या इसे सिर्फ एक उपचुनाव की हार नहीं कहा जाएगा? या नई भाजपा सरकार के शुरुआती महीनों पर जो जनमत की तरह जो इसे पेश किया जाएगा कि भैया आपके काम का ये सर्टिफिकेट है कि आपने पिछले 6-7 महीनों में जो काम किया है, यही आपका परिणाम है, आप यही कर पाए हैं कि आप एक सीट जो उपचुनाव हो भी नहीं बचा पाए। बिल्कुल, ये बिहार से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है। ऐसे आप कल्पना कीजिए कि अहमदाबाद सीट अगर अमित शाह हार जाते हैं, अहमदाबाद लोकसभा का सीट कितनी बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है। ऐसे में बांकीपुर का विधानसभा सीट अगर भाजपा हार जाती है, तो ये नेशनल मीडिया इसको चलाएगा, नेशनल मीडिया की नजर इस पर रहेगी और पूरा देश जानेगा कि आखिर कौन व्यक्ति है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को जीत दिया है। तो ऐसे में भाजपा के लिए एक नाक का विषय बन गया है। और भाजपा शुरू में इस चुनाव को बहुत हल्के में ले रही थी, इसलिए उन्होंने अभिषेक मल्टी को चुनाव में उतारा था। उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके पहले भाजपा
इन सब चीजों को भाप गई और तुरंत उनको पारिवारिक कारण बता करके उनका विड्रॉ कर दिया गया उनका नामांकन को। फिर भी भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता को उतारा। उस समय भी वे वो सोच रहे थे कि हमारा परंपरागत सीट है और ये हम लड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा बढ़ते गया और प्रशांत किशोर हावी होते गए पूरे चुनाव में, हर एक दिन उनकी जनमत बढ़ते गया, संख्या बढ़ते गया, तो ऐसे में भाजपा के लिए एक नाक की लड़ाई बन गई और भाजपा ने 40 अपने महत्वपूर्ण योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। आप देखे होंगे 40 लोगों की लिस्ट आई थी। ऐसे में बूथ मैनेजमेंट कर रहे थे उनके बड़े बड़े नेता लोग। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बूथ मैनेजमेंट उन बड़े नेता, सभी कास्ट के नेता थे उसमें मुस्लिम भी थे, यादव भी थे, कुशवाहा भी थे, राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, सभी जात के लोगों को वहां उतारा गया था। ऐसे में अगर भाजपा के लोग अगर वोट कन्वर्ट नहीं करा पाए तो यह एक प्रश्न चिन्ह होगा उनके संगठन के लिए भी, और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अगर भाजपा यहाँ से हार जाती है। अगर भाजपा अगर जीत जाती है, कुछ ही वोट से जीते, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा ना बनेगा, लेकिन बिहार में मुद्दा बन जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े मैनेजमेंट के साथ उतरे और 50,000 के आसपास वोट लाए। अगर 50,000 के आसपास वोट प्रशांत किशोर की आ जाती है तो उनकी जीत होगी, और ऐसे में सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठेंगे और भाजपा के संगठन पर भी सवाल उठेंगे, और भाजपा को यह फिर से माइक्रो लेवल पे आत्मनिरीक्षण करना होगा कि आखिर चुप कहाँ रह गई है। क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड लग रहा है, मुझे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक का ट्रेंड लग रहा है कि प्रशांत किशोर अच्छा खासा वोट लाने वाले हैं। जीत हार तो 3 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन वोटिंग बाकीपुर के 35% जनता, 40% जनता ने जो वोट किया है, बहुत कम मात्रा में वोट किया, लेकिन जो जिन्होंने वोट किया है वो दिखा दिया है कि इस बार कुछ बदलाव की तरफ लहर बढ़ रही है। लेकिन 3 तारीख को मालूम चलेगा क्या होगा। एक 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 सवाल मैं आखिरी में आपसे लूंगा क्योंकि वो जरूरी है। चूंकि हम लोगों ने वो देखा कि भाजपा ने किस तरह से अपना पहला कैंडिडेट हटाया, भले ही बात कुछ और हो रही हो, फिर दूसरे कैंडिडेट आए, लेकिन जिस तरह से जो कैंडिडेट सामने आए हैं प्रशांत किशोर के सामने, वो कहीं टिकने वाले ऐसे नहीं है, मतलब अन्यथा बात करें तो। लेकिन या इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस है कि किसी को खड़ा करके जिता लेंगे, या फिर ये चाहते हैं कि ऐसा कोई कैंडिडेट, बड़े चेहरे को उन्होंने नहीं उतारा, तो ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए जो हारे भी तो भाई पार्टी की छवि खराब नहीं है, ये कैंडिडेट को वोट ही कौन देता है, ऐसा ऐसा इसको उनको लगता है कि किसी को हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़े वाला मामला तो नहीं है ना। नहीं, मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा ने एक आम कार्यकर्ता को उतारा है और उनको ये लगता है कि हम किसी को उतारेंगे तो जीत जाएगा। जैसे कि प्रशांत किशोर के लैंग्वेज में बात करें तो कुत्ता बिल्ली को भी अगर यहाँ से दे देंगे तो जीत जाएगा, ऐसा उन्होंने ऐसा उनके दिमाग में शायद ऐसा है। तो भाजपा बिल्कुल यह साबित करना चाहती थी प्रशांत किशोर के सामने कि मेरा एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता आपको हरा सकता है, आप किसी लायक नहीं है, आपको बिहार की जनता नकार रही है। तो भाजपा को यह संदेश देना चाह रही है। अब 3 तारीख को मालूम चलेगा कि भाजपा का कितना संदेश साबित हुआ, या प्रशांत किशोर बाजी मार देते हैं तो यह साबित कर सकते हैं कि हम नितिन नवीन को हरा दिए, यानी कि अमित शाह को हरा दिए, प्रधानमंत्री मोदी को हरा दिए। नितिन नवीन को हराना अमित शाह को टक्कर देना है, अमित शाह को हराना है। तो ऐसे में अगर प्रशांत जीतते हैं तो ये नीरज कुमार सिन्हा को नहीं हराएंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हराएंगे और नितिन नवीन को हराएंगे, और साथ साथ यह अमित शाह पे भी अटेंड करेंगे क्योंकि उनका सीधा निशाना दिल्ली है। दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बांकीपुर जीत सकते हैं और हम भाजपा को से गढ़ बढ़ा सकते हैं। वे रास्ता खोलेंगे आने वाले इलेक्शन में, जो भाजपा का गढ़ है, जैसे कि गुजरात का आने वाला इलेक्शन है 2027 में, उत्तराखंड में इलेक्शन है, बाकी जो राजस्थान में होने वाला इलेक्शन है, ऐसे में वो दिखाएंगे कि देखो भाजपा के गढ़ भी हराया जा सकता है। और बाकी जो विपक्ष के लिए एक पुष्टर साबित होने वाले हैं, अगर जीत जाते हैं तो विपक्ष के लिए पुष्टर दोष साबित होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा जहां प्रशांत किशोर लीड करते हुए दिख सकते हैं हमें, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं, वो चाहते हैं कि सामने आए, लेकिन जनता ही धोखा दे देती है उनको। लेकिन इस बार वो कोशिश में पूरी तरह से हैं कि किसी तरह से वो सीट उनके मतलब हाथ आ जाए।
तो बांकीपुर का फैसला सिर्फ यह नहीं कहेगा कि अगला विधायक कौन होगा। 3 अगस्त का नतीजा बताएगा कि प्रशांत किशोर की राजनीति अभी मुख्यतः नैरेटिव और अभियान की ताकत है, या वह वोट को सीट में बदलने की क्षमता हासिल कर रही है। जीतते हैं तो पीके बिहार में अपनी राजनीतिक परियोजना को नई ऊर्जा और एक विधानसभा मंच देंगे, और करीब आकर हारते हैं तो भी जनसुराज के विस्तार का तर्क बच सकता है। लेकिन अगर अंतर बड़ा रहा तो सवाल और कठिन होगा। रणनीतिकार प्रशांत किशोर दूसरों की चुनावी कमजोरियां पहचानते रहे हैं, लेकिन क्या वे अपनी पार्टी की कमजोरी पहचान कर उसे दूर कर पाए हैं? और भाजपा के लिए भी परिणाम कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस बांकीपुर में 2025 में पार्टी को 63% वोट मिले थे, उससे ज्यादा ही वोट मिले थे, वहां अगर मुकाबला कांटे का भी होता है तो बिहार की शहरी राजनीति में एक नई चुनौती का संकेत माना जा सकता है। इसी इंतजार के साथ 3 अगस्त को बांकीपुर किसे चुनता है, इसे हम लोग देखेंगे। और देखिए जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया। आशा करते हैं कि दोबारा हम लोग चुनाव के परिणामों के बाद फिर इस पर बात करेंगे और उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों की वजह से, किन समीकरणों की वजह से प्रशांत किशोर या जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं वो, या फिर भाजपा के गढ़ में जो उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया है, वो कौन बाजी मारता है और किन कारणों से जीता है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए दी सच पत्र।